फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम अगली मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड हम इसको मिलकर सॉल्व करेंगे एंड आई होप आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट करे जो है हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये जो आज हम मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने ये जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी मैंने जो है वो पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है। आप उसे वहाँ से भी जो है वो देख सकते हो। आई होप आपको ये वैसे विजिबल भी होगी। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपनी अगली मॉक टेस्ट सीरीज़। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। एन एक्सपोर्टर सेल 25 लॉट ऑफ यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस ऑफ 57 एट द एक्सपायरी। जो सेटलमेंट प्राइस है वो कितना है 56.10। कितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो एक्सपोर्टर को हो रहा है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन समझ लिया। पहले क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, किसके एंगल से हमें सोचना है, एक्सपोर्टर के एंगल से सोचना है। एक्सपोर्टर जो है वो क्या कर रहा है, 25 लॉट को क्या कर रहा है, खरीद नहीं रहा है, बेच रहा है, सेल कर दिया उसने। 25 लॉट ऑफ यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को कितने में बेच दिया है, 57 रुपीज़ में। मतलब उसने जो है वो इनिशियली जो है वो हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक होना चाहिए कि उसने जो है वो बेचा कितने है, ज़्यादा में किस पे बेचा है। उसने सेलिंग प्राइस जो है उसने कितना रखा है, 57 में बेचा है उसने। एट द एक्सपायरी सेटलमेंट प्राइस क्या हो जाता है, 56.10 हो जाता है। तो आप जो है वो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। देखो, आपके माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि आपने जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट कितने में बेचा है, 57 में, ठीक है। और जो है वो बाद में आपको सेटलमेंट कितने करनी पड़ेगी, 56.10। आपको आपके दिमाग में ये मेच्योरिटी जो है वो डेवलप हो जानी चाहिए कि जैसे मैंने आपको लेक्चर्स में बार बार कॉन्टिन्यूसली समझाया भी है, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने अभी सेल करने का जो है वो आपने अभी उसको सेल कर दिया तो आपको उसे बाद में सेटलमेंट करने, बाद में उसको आपको अपनी पोजीशन जो है वो क्लोज करनी पड़ेगी। आपने पहले अभी बाय करा तो बाद में आपको सेल करना पड़ेगा, या अभी आपने सेल करा तो बाद में आपको बाय करना पड़ेगा। तो पहले आपने कौन सी पोजीशन ली थी, सेल की। मतलब अभी जो हमने किसकी ली थी, सेल की। और सेटलमेंट की डेट पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसे बाय करना पड़ेगा। देखो, एक मैच्योरिटी डेवलप करो। आप अगर मान लो अभी कोई चीज़ जो है वो मान लो आपने कोई चीज़ जो है वो महंगे में बेची एंड बाद में आपको वो जो है वो चीज़ सस्ते में ख़रीदनी है, तो आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका उसमें जो है वो फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अभी उसे महंगे में बेच दोगे और बाद में जब खरीदोगे उसे सस्ते में खरीदोगे। सस्ते में खरीदना मतलब लास्ट में चाहे अभी सस्ते में खरीदिए बाद में सस्ते में खरीदी तो मतलब नेट इम्पैक्ट क्या रहा कि आपने बाद में उसे सस्ते में खरीदा और अभी महंगे में बेचा है। वही यहाँ पर हो रहा है, 57 में आपने उसे बेच दिया एंड 56.10 में आपने उसे खरीदोगे। एक तरह से ये देखा जाए, नेट सेटलमेंट जो है वो एक तरह से ये हो रही है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो, एक्सपोर्टर ने जो है वो यूएसडी आईएनआर को कितने में बेचा, 57 में, जबकि हमारा सेटलमेंट प्राइस कितना है, 56.10 का है। तो प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है। वी आर एनफ मैच्योर कि हमारे को इतना पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या करा जाता है, सेलिंग प्राइस में से माइनस करा जाता है कि बाइंग प्राइस माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तो कॉमन सा रूल है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाएगा, जितने में मैंने बेचा और मैंने खरीदा कितने में था। अगर प्रॉफिट आना होगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। एंड अदरवाइज अगर मान लो वो नेगेटिव आ जाएगा तो मतलब क्या है कि हमने जो है वो हमारा घाटा हो गया। हमने खरीदा जो है वो ज़्यादा में, हम बेवकूफ़ बन गए, हमने खरीदा ज़्यादा में और बेचा कितने कम में। तो यार वो वाली बात। अब देखो, अब सेलिंग प्राइस कितना है इस क्वेश्चन में, 57 है और बाइंग प्राइस कितना है, 56.10 है। तो हमारा कितने का प्रॉफिट हो गया, 0.090 का हमारा प्रॉफिट हो गया। देखो, आपको जो है वो ये बात पता होनी चाहिए। मैंने आपको जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब मैंने लेक्चर जो है वो प्रोवाइड करा था तो मैंने आपको स्पेसिफिकली वहाँ पर भी बार बार समझाया था कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर जो है वो एक लॉट के अंदर डीलिंग होती है। वहाँ पर क्या होता है, लॉट्स के अंदर डीलिंग होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे को एक शेयर खरीदना है, आपको एक लॉट खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो कितना जो है वो एक्सपोर्टर ने सेल करे हैं, 25 लॉट सेल आउट करे हैं। तो 25 लॉट्स पर कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे को, 0.90 का। और कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम डील आउट कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, यूएसडी आईएनआर। तो यूएसडी आईएनआर का लॉट साइज कितना होता है वो मैंने आपको बार बार लेक्चर में भी याद करवाया था। वो होता है 1000 यूएसडी आईएनआर होता है। तो 1000 का लॉट होता है एक। तो हमारा कितना प्रॉफिट आ जाएगा इस 25 को इंटू में 0.90 इंटू में 1000, डैट गिव अस द आंसर 25,000, 22,500। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 22,500 का हो गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। वैसे मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है क्लियरिटी से समझाया है कि हम एक्सपोर्टर के एंगल से सोच रहे थे। एक्सपोर्टर जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्टर मान लो आप अपनी आप को सोच के देखो कि आप एक एक्सपोर्टर हो।
आपने जो है वो क्या करा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया, ठीक है। एक्सपोर्टर को हमेशा डर लगा रहता है, तो वो इसीलिए उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करा। और आपने अभी क्या करा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके जो है सेल कर दिया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि बाद में प्राइस कम हो जाएगा एंड अभी मैं आपको उसको सेल कर देता हूँ। तो आपने सेल कर दिया, बाद में आपने कम पे बाय करा, तो आपका क्या हो गया, नेट गेन हो गया इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने से, इस एक्सपोर्टर का। आप मतलब कौन, एक्सपोर्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो क्लैरिटी से समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही हम जब ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्लाइंट नीड नॉट मेंटेन टू सेपरेट accounting head for initial margin and mark to market margin and mark to market margin, and two can be clubbed into one to avoid extra work. ट्रू और फॉल्स। क्या हम जो है मतलब यहाँ पर ये समझाया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन को क्रैम करने की कोशिश मत करना, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो क्वेश्चन है जो है वो क्या पूछा है कि क्लाइंट को 2 सेपरेट अकाउंटिंग हेड्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती फॉर इनिशियल मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन, एंड जो है वो 2 को हम क्लब्ड कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट को मेंटेन करने पड़ते हैं। मैंने आपको ये अकाउंटिंग एंड जो है वो टैक्सेशन का जो मेरा लेक्चर है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन वाला जो पार्ट है जो मैंने आपको प्रोवाइड करा हुआ है, जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल सकता है, तो वहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिकली ये बात समझाई हुई थी। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो क्लाइंट जो होता है ना, मान लो सपोजिंग यू आर अ क्लाइंट एंड आपको जो है वो ना 2 सेपरेट अकाउंटिंग हेड्स जो है मेंटेन करने पड़ते हैं। आपको इनिशियल मार्जिन का अलग मेंटेन करना पड़ता है एंड मार्क टू मार्केट अकाउंट का मार्क टू मार्केट मार्जिन का अलग मेंटेन करना पड़ता है। और इन ये जो हेड्स होते हैं ना, ये 2 हेड्स होते हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन से हेड्स होते हैं। देखो ये 2 हेड्स कौन कौन से होते हैं। एक हेड को हम बोलते हैं इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन क्या बोलते हैं, आई होप आपको याद आ रहा होगा, करेंसी फ्यूचर्स। एंड द सेकेंड वन इज मार्क टू मार्केट करेंसी फ्यूचर्स, ठीक है। ये 2 आपको जो है वो क्या होते हैं, ये 2 आपको अकाउंटिंग हेड जो है वो मेंटेन करने पड़ते हैं। आप इन्हें क्लब नहीं कर सकते, तो आप इसे किसी भी एंगल से क्लब नहीं कर सकते। तो क्या आप इन्हें जो है वो मतलब आप इन्हें क्या क्लब कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। फॉल्स इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो अब हमारे को जो है वो इसके बाद जो है हमारे को कौन से क्वेश्चन पर चलना है, अगले क्वेश्चन पर चलना है। सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आई होप आपको ये क्लैरिटी से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई कमेटी ऑन द करेंसी फ्यूचर, एक्सचेंज रेट करेंसी फ्यूचर वाज स्टार्टेड इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स। देखो क्या जो है वो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, क्या आरबीआई की रिकमेंडेशन पर हुआ था? आरबीआई की जो है वो कमेटी के बेसिस पर जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन ये नहीं कि वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था या कहाँ स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन ये है कि क्या वो आरबीआई की कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स जो है वो इंडिया में जो है वो स्टार्ट हुआ था। कई बच्चे जो है वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पूछा जा रहा है कि इंडिया में हुआ था, और वो ना फटाफट ट्रू कर देते हैं। नहीं, क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है वो समझो। इन्होंने कहा है कि क्या जो है वो आरबीआई की कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर जो है स्टार्ट हुए थे इंडिया के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर जो है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुए थे बेस्ड ऑन आरबीआई सेबी की जो है वो स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी है, उसके बेसिस पर जो है वो स्टार्ट हुए थे। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। वो आरबीआई की कमेटी के बेसिस पर नहीं हुए थे, वो आरबीआई सेबी स्टैंडिंग टेक्निकल कमेटी इज़ द करेक्ट, जो जिसकी वजह से जो है वो इंडिया के अंदर वो जो है वो स्टार्ट हुआ था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है वो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जब एक क्लाइंट डिफॉल्ट कर देता है इन मेकिंग द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेली सेटलमेंट मार्क टू मार्केट मार्जिन, द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज्ड आउट, ट्रू और फॉल्स। क्या जो एक क्लाइंट है जब वो डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट करने में इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेली सेटलमेंट मार्क टू मार्केट मार्जिन, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या क्लोज आउट हो जाता है? तो आपको जो है वो दिमाग में इमीडिएटली क्लिक हो जाना चाहिए कि येस इसका आंसर ट्रू है। क्यों? देखो जैसे अगर मान लो कोई क्लाइंट है, उसने मान लो कोई भी पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करा कोई भी डेली सेटलमेंट के अंदर, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना, देखो क्या है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो क्या होता है, अगर वो जो है वो डिफ़ॉल्ट करेगा डेली सेटलमेंट के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाता है, इमीडिएटली क्लोज आउट हो जाता है। ठीक है, और जो मान लो क्लाइंट ने जो पैसा नहीं पे करा, मान लो आप हो, आप क्लाइंट हो, आपने पैसा नहीं पे किया, तो वो क्या कर दिया जाएगा, आपके इनिशियल मार्जिन से जो है रिकवर कर लिया जाएगा, वो वहाँ से एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप जो है वो क्या कर रहे हो, आप पेमेंट तो कर नहीं पा रहे हो डेली सेटलमेंट मार्क टू मार्केट मार्जिन की, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको एंटर भी नहीं करने देंगे। तो बस बात वही है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इमीडिएटली क्लोज आउट हो जाता है। ये जो
ये मैंने आपको बार बार लेक्चर में भी समझाया। देखो क्या होता है ना, आपको जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है डेली सेटलमेंट मार्क टू मार्केट मार्जिन की। एंड अगर एज अ कॉन्सिक्वेंस एंड अगर आप नहीं करते हो तो आपकी पोजीशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट को जो है कैंसिल आउट, मतलब ये जो है क्लोज आउट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और जो आपने पैसा नहीं पे किया, ठीक है, वो कहाँ से एडजस्ट हो जाता है, आपके इनिशियल मार्जिन से जो है वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास, कोई भी एक्टिव ट्रेडर है करेंसी ऑप्शन मार्केट के अंदर, वांट टू एग्जीक्यूट हिज व्यू ऑन द चेंजेस इन वोलेटिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वांट टू इंसुलेटेड फ्रॉम चेंज इन द अदर फैक्टर इम्पैक्टिंग द ऑप्शन प्राइसिंग, व्हाट ऑप्शन स्ट्रेटजी इज ही लाइकली टू यूज़। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले, कोई भी एक्टिव ट्रेडर है करेंसी ऑप्शन मार्केट के अंदर, वो क्या करना चाहता है, वो अपना एग्जीक्यूट करना चाहता है अपना व्यू, जो भी वोलेटिलिटी, जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड वो इंसुलेट करना चाहता है जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं उसके ऑप्शन प्राइसिंग को। बताओ कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजी वो जो है वो यूज़ कर सकता है। देखो इस केस के अंदर ना, वो कैलेंडर स्वैप स्प्रेड वाली जो है वो कैलेंडर स्प्रेड वाली पोजीशन को देखो वो यूज़ कर सकता है, इस ऑप्शन को वो यूज़ कर सकता है। देखो कैलेंडर स्प्रेड जो है ना वो क्या बोलता है, ये जैसे मान लो एक लॉन्ग करेंसी जो ऑप्शन पोजीशन है ना, कोई भी अगर मान लो आपने कोई लॉन्ग करेंसी ऑप्शन पोजीशन ली होगी मेच्योरिटी पर, और एक शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन मेच्योरिटी ली होगी डिफरेंट मेच्योरिटी पर, ठीक है, अगर मान लो दोनों का सेम स्ट्राइक प्राइस है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, कैलेंडर स्प्रेड जो है वो बोला जाता है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये जो जहाँ पर जो है वो डिफरेंट मेच्योरिटीज़ हैं, सेम सीरीज़ है, और दोनों के दोनों जो है वो उसका सेम स्ट्राइक प्राइस है, तो उसको जो है वो क्या बोला जाता है, कैलेंडर स्प्रेड जो है वो बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, कैलेंडर स्प्रेड जो है वो इसे बोला जाता है। ठीक है, देन हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, द मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ EU और INR कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया, जो मैक्सिमम मैच्योरिटी कितने महीने की होती है, जो भी इंडिया के अंदर जो है वो होती है, कितने 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 मंथ की होती है। देखो मैक्सिमम मैच्योरिटी जो भी EU और INR कॉन्ट्रैक्ट की होती है, मैंने आपको बार बार लेक्चर में भी समझाया था कि EU और INR कॉन्ट्रैक्ट की जो मैक्सिमम मैच्योरिटी होती है वो कितने महीने की होती है। मैक्सिमम वो ट्रेड होता है 12 महीने के लिए होता है। सारे के सारे करेंसी पेयर्स जो हैं वो कैसे ट्रेड होते हैं, इसी को दिमाग में आपके इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए। USD INR, EUR INR, GBP INR एंड GPY INR के तरह वो ट्रीट होते हैं, लेकिन उन सभी में मैक्सिमम जो है वो 12 कैलेंडर मंथ होता है। जो भी करेंसी का कैलेंडर मंथ है वहाँ से मैक्सिमम आप 12 कैलेंडर मंथ तक जो है वो आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। सो मैक्सिमम तो मैच्योरिटी होती है ना, जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंने करेंसी पेयर्स जो है वो आपको बोले हैं, उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो कितनी होती है, 12 मंथ्स ही होती है। तो यहाँ पर EUR INR कॉन्ट्रैक्ट की मैक्सिमम जो भी मैच्योरिटी वो कितने महीने तक चल सकता है, मैक्सिमम 12 मंथ तक जो है वो ट्रेड होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, देन आ जाता है मतलब 12 एंड द कैलेंडर स्प्रेड रिक्वायरमेंट फॉर 2 मंथ USD INR स्प्रेड इज, जो द कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर 2 मंथ USD INR स्प्रेड इज क्या होगा, बताओ आप। देखो इसका आंसर क्या हो गया, 12 हो जाता है, और डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसका आंसर जो है मैंने आपको बता ही दिया था, कैलेंडर स्प्रेड। द करेक्ट आंसर इज बी ओनली। एंड यहाँ पर आ जाता है द कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर 2 मंथ USD INR स्प्रेड इज। देखो जो कैलेंडर स्प्रेड मार्जिन रिक्वायरमेंट 2 महीने का अगर मान लो USD INR आपने स्प्रेड लिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको जो है कितने महीने मतलब कितना जो है वो कितना मार्जिन जो है वो आपको रखवाना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको जो है वो 500 का जो है वो मार्जिन जो है वो रखवाना पड़ता है। तो ये एक जो है वो थ्योरेटिकल टाइप का जो है क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको जो है वो ये पूछा गया है कि कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो होता है कैलेंडर स्प्रेड के अंदर। ये थोड़ा सा रटने टाइप का है, एंड द करेक्ट आंसर इज 500 एंड द ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, जहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो ब्रोकर ABC है, उसने चार्जेस करा। ये देखो मार्केट क्वेश्चन एज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ब्रोकर में मिस्टर ABC ने चार्ज करी है ब्रोकरेज 40 रुपये पर लॉट ऑफ USD INR फ्यूचर्स ऑन ओनली 1 लाख ऑफ ट्रांजेक्शन
इफ़ इट इज़ स्क्वायर्ड ऑफ द सेम डे। देखो मतलब एक मिस्टर ABC है, वो चार्ज करता है ब्रोकरेज कितने रुपए की, 40 रुपये पर लॉट की USD INR फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर, ऑन ओनली वन लेग जो ट्रांजेक्शन होती है उसके एक लेग पर। अगर मान लो वो स्क्वायर्ड ऑफ कर देते हैं, अगर आप उसे काट देते हो सेम डे के अंदर, ब्रोकर मिस्टर XYZ जो चार्ज करता है 25 रुपये पर लॉट के लिए USD INR फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बोथ द लेग इवन इफ इट इज़ स्क्वायर्ड ऑफ ऑन द सेम डे। ठीक है। और क्लाइंट जो है उसने 20 लॉट जो है वो खरीदे हैं ऑफ USD INR फ्यूचर्स के, एंड सेल ऑफ 10 लॉट्स ऑन द सेम डे एंड बैलेंस 10 लॉट आफ्टर 10 डेज। व्हाट विल बी द ब्रोकरेज चार्ज पर ब्रोकरेज जो है कितनी चार्ज करेगा मिस्टर ABC एंड मिस्टर XYZ रिस्पेक्टिवली, कितनी ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। देखो सबसे पहले हम जो है बात करते हैं फर्स्ट डे पे। फर्स्ट डे पर जो क्लाइंट है वो क्या करेगा वो, देखो जो है वो क्लाइंट ने क्या करा है, बाय करे हैं 20 लॉट्स। ठीक है, तो उसने 20 लॉट जो है खरीद लिए हैं, एंड जो है उसने क्या कर दिए, कितने बेच दिए, 10 लॉट जो है वो बेच दिए सेम डे पर। ठीक है, तो ब्रोकरेज जो है वो कितनी जो है वो चार्ज करेगा, जो ABC ब्रोकर है वो कितनी ब्रोकरेज जो है वो चार्ज करेगा, जो कि जो है चार्ज करता है ओनली वन लेग पर। तो वो जो ओनली वन लेग ऑफ ट्रांजेक्शन पर जो है वो चार्ज करता है, तो वो कितनी चार्ज करेगा। देखो वो 20 लॉट जो है आपने जो खरीदे हैं, 20 लॉट पर वो कितने रुपये जो है चार्ज करता है, 40 रुपये जो है चार्ज करता है। तो मतलब आपसे वो कितनी जो है ब्रोकरेज चार्ज करेगा, 800 रुपये की जो है वो ब्रोकरेज चार्ज करेगा। वो कैसे आई, 20 इंटू में 40, 800 रुपये की आ गई। ठीक है, और वो क्या कोई ब्रोकरेज जो है वो चार्ज करेगा सेल की ट्रांजेक्शन पर नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया है कि वो ओनली वन लेग ऑफ ट्रांजेक्शन पर चार्ज करता है, या तो वो परचेज पर या तो वो मतलब एक ही लेग पर, मतलब वो परचेज पर ही चार्ज करता है, सेल पर वो कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेगा। ये क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड था, तो वो कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेगा सेल की ट्रांजेक्शन पर। अब आ जाता है हमारे पास ब्रोकरेज जो XYZ ब्रोकर चार्ज करेगा। देखो जो ब्रोकर जो चार्ज करता है बोथ लेग्स पर, परचेज पर भी और सेल पर भी, तो वो कैसे चार्ज करेगा, वो 20 लॉट्स पर, एक तो वो जो है वो 25 जो है वो मतलब 25 रुपये जो है वो चार्ज करता है, जो है वो ठीक है बोथ द लेग्स पर वो चार्ज करता है। तो 20 इंटू में 25, क्योंकि 20 लॉट जो है वो खरीदे थे, एंड 10 लॉट इंटू में 25। ठीक है, तो दोनों जो है दोनों लेग्स पर चाहे परचेज हो रही है चाहे सेल हो रही है, 20 लॉट परचेज हो रहे हैं, 10 लॉट सेल हो रहे हैं, दोनों ही जो ट्रांजेक्शन होगी वहाँ पर वो 25-25 रुपये जो है वो चार्ज करता है। तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू में 20 एंड 10 इंटू में 25, मतलब टोटल आ जाएगा आपके पास 750। और 10 दिनों बाद जो है वो क्या हो रहा है, 10 दिनों बाद क्लाइंट ने जो है वो सेल कर दिए 10 लॉट्स। तो ब्रोकरेज जो ABC जो है वो जो चार्ज करेगा वो कितनी जो है वो ब्रोकरेज चार्ज करेगा, 10 इंटू में 40, मतलब ये 400 जो ABC ब्रोकर है, क्योंकि वो एक लेग पे तो चार्ज कर ही रहा है। तो जो है वो सेम मतलब 10 दिनों बाद जो है वो क्या हो रहा है, 10 दिनों बाद जो है क्लाइंट ने 10 लॉट जो है बेच दिए, तो ब्रोकरेज कितनी चार्ज करेगा ABC, 10 इंटू में 40, 400। एंड ब्रोकरेज जो है वो जो XYZ कितनी चार्ज करेगा, वहीं पर ही 10 इंटू में 25, मतलब 250। ठीक है, बट ये वन लेग जो है वो था ओनली सेम डे पर। अभी जब बाद में जो वो उसने सेल कर दिया तो वो एक ही लेग हुआ एक डे पर, जो कि कौन सी ट्रांजेक्शन हुई थी, सेल। इसीलिए ABC ने भी जो है वो यहाँ पर 10 रुपये 10 मतलब 10 लॉट्स पर जो है 40 रुपये चार्ज करे, और इसने 10 लॉट्स पर जो है वो 25 रुपये चार्ज करे हैं। तो कितना हो गया, 400 250। ठीक है, तो टोटल ब्रोकरेज कितनी हो गई, 800 प्लस में 400 जो कि हो गई 1200, एंड 750 प्लस में 250 जो कि हो गई है 1000। तो 1200 एंड 1000 कहाँ पर है, बी पार्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर लेग जो है वो ना यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग था। यहाँ पर ना थोड़ी सी बातें दिमाग में रखने वाली कि वो सेम ABC जो ब्रोकर था वो सेम लेग मतलब सेम डे पर एक ही जो है वो ट्रांजेक्शन पर जो है वो क्या करता था, एक ही लेग पर जो है वो चार्ज कर रहा था, लेकिन जो दूसरा XYZ ब्रोकर था वो दोनों लेग पर चार्ज कर रहा था। तो बाद में जब सेल हुआ था ना, तो क्या हुआ था, वो एक ही ट्रांजेक्शन हुई थी सेम डे पर, सेल की हुई थी। ये मत सोचना कि बाय तो हुआ ही नहीं है, मत सोचना, आपको ये सोचना है कि वहाँ पर एक ही दिन पे एक ही ट्रांजेक्शन हुई थी सेल की, तो आपको जो है वहाँ पर ABC ब्रोकर ने भी जो है वो चार्ज कर दिया था। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन होना है, वैसे भी बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, एंड आगे जाता है अगला, एनी डेविएशन इन रीडिंग ऑफ द की इकोनॉमिक इंडिकेटर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड नंबर कैन कॉज अ लार्ज प्राइस एंड वॉल्यूम मूवमेंट्स इन द करेंसी फ्यूचर्स। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या समझाना है या क्या जो है पूछा गया है, मान लो कोई भी डेविएशन हो जाती है इन रीडिंग ऑफ द की इकोनॉमिक इंडिकेटर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड नंबर, क्या उससे जो है वो लार्ज प्राइस एंड वॉल्यूम मूवमेंट्स जो है वो कॉज हो जाता है। देखो इसका आंसर जो है ना ट्रू है। देखो कैसे, कोई भी डेविएशन, मान लो कोई भी अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई भी डेविएशन हो रही है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर, ठीक है,
जो भी एक्सपेक्टेड नंबर से, मान लो कोई भी था नंबर, उससे जो है कोई भी डेविएशन हो जाती है, क्या उससे कोई लार्ज प्राइस एंड वॉल्यूम मूवमेंट्स जो है वो उससे चेंज होती है? सो यस, की इकोनॉमिक इंडिकेटर इज अ मेजर फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो है वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है। तो यस, द ट्रू ट्रू जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू हो जाता है। ठीक है, देन आ जाता है आपको गोल्ड प्राइसेस इन इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड द मोस्ट बाय यूएसडी आईएनआर रेट्स, ईओआर यूएसडी रेट, यूएसडी गोल्ड रेट, यूएसडी गोल्ड एंड यूएसडी आईएनआर रेट्स। ठीक है, जो गोल्ड प्राइसेस होते हैं इंडिया के अंदर वो किससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं? तो देखो, जो गोल्ड प्राइसेस होते हैं ना वो किस बात पर डिपेंडेंट होते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं इंटरनेशनल फैक्टर्स पर, बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट होते हैं। अगर मान लो मैं कोई इंडियन की बात करूँ तो यूएसडी आईएनआर रेट्स एंड यूएसडी जो गोल्ड रेट्स होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है गोल्ड प्राइसेस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मतलब यूएसडी गोल्ड एंड यूएसडी आईएनआर रेट्स का बहुत ही मेजर इम्पैक्ट होता है। सो यहाँ पर हमने जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से डील आउट कर लिए, अच्छे से हमने समझ लिया, अच्छे से हमने सीख लिया। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा आपको जो है वो क्या करना है, चैनल को जो है वो मतलब वीडियो को जो है वो लाइक करना है एंड चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी जो है ना मॉक टेस्ट की वीडियोस आने वाली जो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप सिर्फ इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को भी जो है वो अटेंड कर लोगे ना तो आपका 90 पार जो है वो पक्का चला जाएगा। तो हम जो है वो प्रण लेते हैं कि इस बार 90 पार। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में भी लिखना है इस बार 90 पार, इस बार 90 पार। एंड आपको डेफिनेटली क्या करना है, उसके ऊपर मेहनत करके 90 पार तो लेकर आने ही है। ठीक है, एंड बहुत इजी है, ट्रस्ट में कि आप अगर आप जो है सही डायरेक्शन में जो है मेहनत करते चलोगे तो मुश्किल तो है ही नहीं। एंड अगर आपने जो अभी तक मेरी जो है वो जो लेक्चर्स हैं उन्होंने नहीं देखे हैं तो आप जो है वो उनको भी डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। मेरी जो है वो लेक्चर जो है वो मैंने आपको जो है वो ओनली पूरे 10 के 10 लेक्चर्स जो है वो सारे के सारे चैप्टर्स के प्रोवाइड करे हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है वो सर्च कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत है, मैंने जैसे अभी आपको बोला कि आप जो है मुझसे जो है वो पूछ सकते हो। एंड आई होप एंड प्रे ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड अपनी तबीयत का ध्यान रखना एंड जो है वो अच्छे से मेहनत करते रहो। सो बाय बाय।